चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पढ़े थे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। उसमें स्नेल्स लॉ सबसे इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस में हमारा स्नेल्स लॉ लगेगा। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो उसके एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन क्या है सबसे पहला, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री। दिख रहा है सबको? और लाइट की स्पीड ए मीडियम में दी हुई है 2 × 10⁸ और बी मीडियम में दी हुई है 2.5 × 10⁸। तो क्वेश्चन है द क्रिटिकल एंगल फॉर विच अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ए टू बी सफ़र्स टी आई आर। तो ए से बी जाने में टी आई आर सफ़र करे तो क्रिटिकल एंगल बताओ कितना होगा। अच्छा, ये लाइट की स्पीड ए और बी में किस लिए दी गई है, समझ में आ रहा है? ए और बी में लाइट की स्पीड दी गई है ताकि हम उनका म्यू कैलकुलेट कर सके, है ना? क्योंकि हमको पता है कि जो v होता है लाइट की स्पीड किसी मीडियम में, दैट इज c बाई म्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, है ना? तो अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे टी आई आर करवाना है यहाँ बाउंड्री पे, है ना? तो मैं क्या लिखूँगा बोलो स्नेल्स लॉ से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इंटू साइन थीटा सी मस्ट बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इंटू 1। क्रिटिकल एंगल पे जस्ट ग्रेज करेगी आपकी, है ना? तो क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू बी डिवाइडेड बाय म्यू ए। और बी क्या होता है, सी बाय म्यू, मतलब म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो म्यू बी बाय म्यू ए क्या हो जाएगा, वी ए बाय वी बी। तो कितना हो गया बोलो, साइन थीटा सी इज इक्वल टू वी ए, वी ए इज 2 × 10⁸ अपॉन वी बी, दैट इज 2.5 × 10⁸। ठीक है, कितना आएगा ये, 20/25, दैट इज 4/5। तो क्रिटिकल एंगल विल बी साइन इनवर्स 4/5, ऑप्शन सी। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। चलो आगे बढ़ें। चलो देखो अब आगे ध्यान से, एट what एंगल विल अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन फर्स्ट फेस one face of an equilateral prism so that emergent ray may graze the second surface of prism, है ना? मतलब कुछ ऐसा, ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है? तो ये एंगल जो ए होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट विल बी 60। क्वेश्चन है कितने एंगल पे रे को इंसिडेंट करवाया जाए, ठीक, ताकि जो हमारी एमर्जिंग रे है वो ग्रेज करे। ये तो एमर्जिंग रे ग्रेज कब करती है, याद है? लास्ट लेक्चर में बताया था, जब सेकंड सरफेस पे क्रिटिकल पे इंसिडेंट होगी, है ना? तो अगर मुझे क्रिटिकल एंगल मिल जाए तो क्या मुझे ये वाला एंगल भी मिल जाएगा, है ना? ये मिल जाएगा तो ये और यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा के आंसर आ जाएगा। ठीक, μ2 दिया हुआ है इसका। चलो सबसे पहले निकालते क्रिटिकल एंगल, कैसे निकालेंगे? स्नेल्स लॉ लगाओ सेकंड सरफेस पे, म्यू इंटू साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू, बाहर एयर 1 इंटू ग्रेज करेगी थीटा सी पे, तो साइन 91, है ना? तो साइन थीटा सी कितना हो गया आपका, 1/2। तो क्रिटिकल एंगल आपका कितना हो गया, 30 डिग्री। मतलब सेकंड सरफेस पे कितने एंगल पे इंसिडेंस हुई, 30। और मुझे पता है इनका सम एक इक्वल होता है, तो ये 30 तो ये भी कितना, 30। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ लगाओ पहले सरफेस पे, तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आई मस्ट बी इक्वल टू अंदर का 2 इंटू साइन 30, दैट इज 1/2। साइन आई 1 आ गया तो आई कितना आपका, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और भी क्वेश्चन आते हैं। प्रिज्म तो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शीट मिलेगी आपको, उसको सोल्व करना अच्छे से। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि इस सरफेस को हम सिल्वर करते हैं तो बताओ क्या होगा। तो सिल्वर करेंगे तो रे बाहर जाएगी नहीं, ये रिफ्लेक्ट करने लगेगा, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन रिफ्लेक्शन का यूज़ करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है,
रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो सपोज ये हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मीडियम 1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है, और इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है r। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अगर सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है एट अ डिस्टेंस u, ठीक, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो उसके लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या यूज करना है। तो रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 क्या है यहाँ पे, ये ध्यान देना, μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रेज आर ट्रेवलिंग। ठीक है, आधों को लगता है जिसमें इमेज बनेगी उस मीडियम का, सही है, पर याद ये रखो कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे जा रही हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टेड किस में जा रही है वो तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, है ना। v क्या है आपका, v इज इमेज डिस्टेंस। अच्छा, इमेज डिस्टेंस कहाँ से आएगा, कहाँ से निकल के आएगा, ये आएगा आपका कर्व्ड सरफेस से। मतलब जो आपको आंसर मिलेगा v, वो आपको कर्व्ड सरफेस से मिलेगा। मतलब आप बोलेंगे कि कर्व्ड सरफेस से इतना दूरी पे आपका इमेज बनेगा। सिमिलरली μ1 क्या है, μ1 is refractive index of medium in which incident rays are traveling। ठीक है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें इंसिडेंट रे ट्रेवल करेंगी। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो इंसिडेंट रे इस मीडियम में करेंगी तो ये μ1 हो जाएगा आपका। ठीक है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद इस मीडियम में जाएंगी तो ये μ2। u क्या है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। r क्या है, r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है साइन कैसे देखना। तो सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्ट आपको पता है कहाँ पे है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लो। ठीक, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस हैं वो आपको पॉजिटिव लेने हैं, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस हैं वो आपको नेगेटिव लेने हैं। ठीक, दूसरी चीज, सारी की सारी कैलकुलेशन होगी आपकी कर्व्ड सरफेस, मतलब जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे वो आप कर्व्ड सरफेस से ही मेजर करेंगे। ठीक है, चलो, तो कर्व्ड सरफेस से जब आप डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो ध्यान देना कैसे करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यही मैंने सिचुएशन जो बनाई है इसी को देखें, तो ये कर्व्ड सरफेस है, इंसिडेंट रे ऐसी जाएंगी ऑब्जेक्ट से इधर, ये होगी इंसिडेंट रे, तो आपको कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, राइट वाली। ठीक, अब ध्यान से देखो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कर्व्ड सरफेस है, तो ये यहाँ इस ऐसे किसी स्फीयर का पार्ट होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, है ना, सेंटर मतलब इस साइड होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड, और हमने राइट की डायरेक्शन ही पॉजिटिव लेनी है, तो आर क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। बात करें यू की, तो यू क्या आएगा, यू क्योंकि लेफ्ट साइड है, यहाँ से कैलकुलेशन होगी तो लेफ्ट साइड है, तो यू आपका क्या आएगा, नेगेटिव। सब कुछ वैल्यू डाल के सोल्व करना, वी अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। वी नेगेटिव आएगा मतलब रे आपकी किधर जाएंगी, मतलब इमेज इसी साइड बनेगी, और पॉजिटिव आएगा तो इस साइड बनेगी। समझ में आ रहा है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। बात आती है मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कैसे निकालोगे, जैसे वहां पे था, याद करो रिफ्लेक्शन में -v/u, तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे होता है μ1 इंटू वी डिवाइडेड बाय μ2 इंटू यू। μ1 उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें इंसिडेंट रे ट्रेवल करेंगी, v इमेज डिस्टेंस, μ2 जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करेंगी, और u क्या है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। वैल्यूज डालो, आपको क्या मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन।
तो मैग्नीफिकेशन का मतलब पता है ना सबको। सपोज मैग्नीफिकेशन 2 आई तो मतलब इमेज की हाइट डबल बनेगी किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। ठीक है, नोट कर लो इतना। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अच्छा, कभी कभी इसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी पूछता है। ये कौन सी मैग्निफिकेशन है, लेटरल, मतलब जब ऑब्जेक्ट ऐसा रखा होगा, क्या पता ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हो, है ना, तब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी, दैट विल बी μ1 इंटू वी स्क्वायर अपॉन μ2 इंटू यू स्क्वायर। ये होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, समझ गए। अच्छा, कभी कभी वेलोसिटी के भी क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी है, इमेज की निकालो, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। ठीक, तो डायग्राम से ही देखते हैं। तो सपोज ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया वाई में उसका, और ये हो गया आपका एक्स में वेलोसिटी। तो इमेज की पूछ रहा है, ठीक है, तो सीधा याद रखना इमेज की वाई में वेलोसिटी कितनी होगी, मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑब्जेक्ट की जो वाई में है। मैग्निफिकेशन मतलब μ1 इंटू वी अपॉन μ2 इंटू यू। ठीक है, और इमेज की एक्स में कितनी होगी, वो होगी मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इंटू वी ओ एक्स। ठीक है, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इंटू वी ओ एक्स। समझ में आ गया सबको। याद ध्यान से अगर आप देखोगे तो हमने रिफ्लेक्शन में भी सेम चीज पढ़ी थी। रिफ्लेक्शन में भी हमने एकदम ऐसे ही किया था। ठीक है, तो x में क्या होगा आपका मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ये एग्जैक्ट मैग्निफिकेशन का स्क्वायर नहीं होता, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब μ1 इंटू वी स्क्वायर अपॉन μ2 इंटू यू स्क्वायर। और वाई डायरेक्शन में जब आप देखोगे तो वाई में आपको ये वाली यूज़ करनी है। मतलब बेसिकली क्या है, इमेज की वाई में वेलोसिटी होगी μ1 इंटू वी अपॉन μ2 इंटू यू इंटू वी ओ वाई, और इमेज की एक्स में कितनी होगी μ2 इंटू μ1 इंटू वी स्क्वायर अपॉन μ2 इंटू यू स्क्वायर इंटू वी ओ एक्स। वैल्यू डालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिक की रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेस पे कैसे होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके हमको इमेज लोकेट करनी है। ठीक है, क्या चीज़ क्या होती है, जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो एकदम आसान एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दी हुई है सपोज 5 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर दूर है यहाँ से। क्वेश्चन है इमेज लोकेट करो और इमेज का साइज बताओ कितना होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही में कर लेते हैं। तो इमेज कैसे लोकेट करोगे, हाँ, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1, एयर है, और ये ग्लास है, इसका दिया हुआ है 3/2। कैसे करोगे सोल्व, जल्दी बोलो। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे, जिसमें इंसिडेंट रह जाएगी ये वाली। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग साइन लेने हैं। तो रिफ्रैक्टेड रह जाएगी ग्लास में, तो μ2 विल बी 3/2 इंटू वी माइनस μ1 जिसमें इंसिडेंट ट्रेवल कर रही है 1 डिवाइडेड बाई यू, क्या लेफ्ट साइड है, सो -20 शुड बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 दैट विल बी 1/2 अपॉन आर, पॉजिटिव होगा दैट विल बी 40 क्योंकि इस साइड होगा। ठीक है, क्या होगा बोलो, 3/2v इज इक्वल टू 1/80 माइनस 1/40, -1/40 नहीं 1/80, ये प्लस उधर जाके -1/20, तो 3/2v इज इक्वल टू 80 LCM 1 माइनस 4, so 3/2v इज इक्वल टू -3/80, 3 से 3 कैंसिल, सो v विल बी
-40, माइनस का मतलब इस साइड इमेज बनेगी। ठीक है, बात करें मैग्निफिकेशन की, दैट विल बी μ1 इंटू वी अपॉन μ2 इंटू यू। μ1 इज 1, v इज -40, μ2 इज 3/2, u इज -20, दैट विल बी 4/3। सही है, तो मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 5, ये होगा आपका 4/3। इमेज की हाइट कितनी होगी 20/3 सेंटीमीटर, 6.67। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे सॉल्व। सारी कैलकुलेशंस कहाँ से होंगी, कर्व्ड सरफेस से। पहली चीज़, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, इंसिडेंट रे वाली। दूसरी चीज़, उसके हिसाब से अपने साइन डिसाइड करो। ठीक है, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। थिन लेंसेज। ठीक है, लेंस पे क्वेश्चन पक्का आएगा। थिन लेंसेज, ठीक है, तो इसमें कितने तरह के आप पढ़ते हो, दो तरह के लेंसेज पढ़ते हो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स का जो बिहेवियर होता है वो सबको पता होगा, जनरल बिहेवियर है कन्वर्जिंग बिहेवियर। ठीक है, कॉनकेव का जो जनरल बिहेवियर है दैट इज डाइवर्जिंग। पर ऐसा नहीं है कि कॉनकेव कन्वर्जिंग बिहेव नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, वो भी मैं एक बार बता दूंगा, क्या पता उसका यूज हो जाए। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग हमेशा बिहेव करता है ये जरूरी नहीं है, वो डाइवर्जिंग भी कर सकता है। या कॉनकेव हमेशा कन्वर्जिंग करे ये जरूरी नहीं, सॉरी डाइवर्जिंग करे ये जरूरी नहीं है, वो कन्वर्जिंग भी बिहेव कर सकता है। मतलब अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी कन्वर्जिंग और कैन बी डाइवर्जिंग। ठीक, अ कॉनकेव लेंस कैन बी डाइवर्जिंग और कैन बी कन्वर्जिंग, ये हमेशा याद रखना। कब होंगे वो मैं थोड़ी सी देर बाद बताऊंगा जब हम लेंस मेकर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, कितनी तरह के कॉन्वेक्स लेंस हम पढ़े हैं। एक तो ये दैट इज कॉल्ड बाय कॉन्वेक्स। ठीक है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और इसका r2। इसमें एक स्पेशल केस, अगर r1 r2 दोनों इक्वल हो जाएं तो इसको हम एक नाम बोलते हैं दैट इज इक्वी कॉन्वेक्स। ठीक है, दूसरा हम क्या पढ़े हैं, ये वाला। तो ये तो प्लेन सरफेस है, इसका हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट और इसका मान लो कुछ r1। ठीक है, इनकी हेल्प से तुमको फोकल लेंथ निकालनी आनी चाहिए लेंस मेकर का यूज करके, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्लेनो कॉन्वेक्स। और लास्ट, ये भी पढ़े ही होंगे सब लोग। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, ये और ये ही क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये कौन सा है आपका, ये है आपका बाय कॉनकेव। ठीक है, इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज r2 और इस सरफेस की r1। ठीक है, अब इसी में स्पेशल केस r1 r2 फिर से इक्वल हो जाएं तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वी कॉनकेव। क्वेश्चंस में डायरेक्ट बोलेगा इक्वी कॉनकेव लेंस है तो तुरंत समझ जाना कि दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। ठीक है, अच्छा ये कैसा होगा, प्लेनो कॉनकेव, और फिर लास्ट में कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, तो ये होते हैं आपके लेंसेज। और हम कौन से लेंसेज पढ़ रहे हैं, थिन लेंसेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, थिक लेंसेज हमारे उसमें नहीं है। ठीक है, तो थिन लेंसेज ही हम सिर्फ पढ़ेंगे। चलो देखो, तो सबसे पहली चीज़ आपको सबको पता होनी चाहिए और 9-10 में पढ़ के भी आते हो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये होता है आपका प्रिंसिपल फोकस, ये होता है आपका 2f। ठीक है, यहाँ भी एक फोकस होता है दैट इज योर सेकेंडरी फोकस, और ये होता है आपका 2f। ठीक है, फॉर थिन लेंसेज, थिन लेंसेज के लिए क्या होता है, फॉर थिन लेंसेज f1 इज इक्वल टू f2।
F1 और F2 आपके क्या होते हैं, सेम, मतलब ये जो फोकल लेंथ है, ये जो फोकल लेंथ है, दोनों सेम होंगे थिन लेंसेज के लिए। थिक के लिए अलग हो सकता है, पर हम क्योंकि थिन पढ़ रहे हैं तो ये भी हम F लेंगे और ये भी हम F लेंगे। पर याद रखना ये आपका कौन सा फोकस होता है, प्राइमरी, ठीक है, और ये आपका कौन सा फोकस होता है, सेकेंडरी। ऐसा क्यों होता है बता देता हूँ मैं, नोटबुक में लिखवाया भी गया होगा। प्राइमरी फोकस का मतलब है कि अगर हम उस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे, ठीक है, तब उसको बोलते हैं प्राइमरी फोकस। और सेकेंडरी का मतलब होता है अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तब जहाँ पे इमेज बनती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी फोकस, ठीक है। जैसे कुछ ऐसा, अगर ये प्राइमरी फोकस और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये रे ऐसी आई, क्या ऐसी हो जाएंगी, ठीक है। और अगर पैरेलल आएंगी तो वो यहाँ पे कन्वर्ज करेंगे, तो ये सेकेंडरी फोकस और ये वाला आपका प्राइमरी फोकस, ठीक है। तो प्राइमरी फोकस बेसिकली क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पे है, ठीक है, तब अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी फोकस। और सेकेंडरी किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तब जहाँ पे इमेज बनती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी फोकस, ठीक है। जनरली क्वेश्चन उस पर आता नहीं है, बस पता होना चाहिए कि दो तरह के फोकस होते हैं हमारे, दो फोकस होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें आपको पता होंगी जिससे हम रे डायग्राम बनाते हैं, जैसे हमने मिरर में भी पढ़ा था। अगर कोई रे पैरेलल है, अगर कोई रे ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल है तो टकराने के बाद वो कहाँ से जाएगी, वो यहाँ से जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई रे डायरेक्टली ऑप्टिकल एक्सिस से पास हो रही है, ठीक है, तो वो ऐसी ही निकल जाएगी। मतलब अगर ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है तो अगर कोई रे ऐसी जा रही है तो वो सीधी ऐसी निकल जाएगी, ठीक है, पता है ना ये सब। और लास्ट, अगर कोई ऐसे फोकस से ऐसे आई तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कैसी हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये आते हैं सबको, तो याद करो अपनी नोटबुक में देखना। इसकी हेल्प से हमने क्या किया था, 6 केसेस पढ़े थे। किसके केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉनकेव की बात बाद में करते हैं। तो कॉन्वेक्स के केस में हमने ऐसे 6 केसेस पढ़े थे, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था उन 6 केसेस में, सबसे पहला पढ़ा था इन्फिनिटी पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल रेज आएंगी, तो कन्वर्ज होकर किधर इमेज बनाएगी, फोकल प्लेन में। मैंने सिखाया था पहले लेक्चर में फोकल प्लेन का मतलब क्या होता है, कि अगर रे प्रिंसिपल ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल है एग्जैक्टली जैसे इस केस में, तब तो एग्जैक्ट फोकस पे बनेगी। पर अगर किसी ऐसे एंगल पे आई तब फोकल प्लेन में बनती है, थोड़ा ऊपर नीचे, समझ में आ रहा है। दूसरा केस हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और 2f के बीच में होगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे नहीं है, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे है, तब हमारी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और 2f के बीच में। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। वो सब मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो सब आप बहुत बार पढ़ चुके, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इमेज का नेचर बताओ क्या होगा, ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से उसको रीड करना, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। तीसरा केस हमने पढ़ा था 2f पे अगर ऑब्जेक्ट है, तो अगर 2f पे ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्वियसली सेकंड मीडियम में, मतलब इस वाले इधर साइड जाएगी, तो वो इमेज कहाँ पे बनेगी, एग्जैक्टली 2f पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज, आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक। चौथा केस हमने पढ़ा था सी मतलब 2f और f के बीच में, तब इमेज और आगे शिफ्ट हो जाएगी और वो 2f के बियॉन्ड चली जाएगी, बड़ी बनेगी, अभी भी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। पांचवा केस, ऑब्जेक्ट अगर f पे रखा है आपने तब इमेज आपकी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। लास्ट केस, अगर आपने ऑब्जेक्ट f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है ना, तब आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, तब आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल, इसी साइड जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। तो एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, कब, याद रखना है सब। एक केस में आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी कॉन्वेक्स के केस में, वो कब मिलेगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ। याद रखना है बात, ये ऑप्टिकल डिवाइसेस में काम आएगा अगले कल के लेक्चर में। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट, वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है, देन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट।
ठीक है। बात करते हैं कॉनकेव लेंस के केसेस की, तो हमने डायरेक्टली पढ़ा था कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल रेज आएंगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या वो डाइवर्ज करता है आपका? कॉनकेव क्या करता है आपका? डाइवर्ज। कॉन्वेक्स ने कन्वर्ज किया था, कॉनकेव डाइवर्ज करता है ये। ठीक है, तो पहला केस हमने क्या पढ़ा था, अपनी नोटबुक्स में देख लेना, ये एफ, ये 2f, ये एफ, ये 2f, ठीक है, और ये ओ। तो पहला केस हमने पढ़ा था कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो ऐसी पैरेलल रेज आएंगी, तो ये क्या करता है आपका, ये डाइवर्ज करता है। तो जब आप पीछे ऐसा लेके आएंगे तो ये, क्योंकि क्या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में नहीं मिल रही, तो रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में नहीं मिल रही तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। तो कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। ठीक है, पहले 5 केसेस में, यहाँ पे पहले 4 केसेस में, कॉन्वेक्स के केस में रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में मिल रही थी तो वहाँ रियल इमेज बनती है। पहले लेक्चर मैंने सिखाया था रियल इमेज पहचानना कैसे। और सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं पे भी है, ठीक है, इन्फिनिटी पे नहीं है, बस कहीं पे भी है, कहीं भी हो सकता है वो, यहाँ 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 कहीं भी। अब इमेज किधर बनेगी? लोकेट कर लो, बहुत आसान है। एक रे ये, तो इसको ऐसा करेगा, ठीक, एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, वो ऐसी निकल जाएगी आपकी। इन दोनों का यूज़ करो इमेज लोकेट करने में, तो इसको पीछे लेके जाएं, ठीक है, तो ये ऐसी फोकस से ऐसी निकलेगी। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे मिली तो यहाँ पे इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। तो कॉनकेव लेंस बेसिकली क्या बनाता है आपकी? वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और छोटे साइज की बनाता है। ठीक है, दो ही केसेस में हमने पढ़े होंगे, इन्फिनिटी पे जब होगा तब सिर्फ फोकल प्लेन पे बनाएगा, बहुत छोटी इमेज बनाएगा, और इन्फिनिटी पे अगर नहीं है तब भी वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा और छोटी बनाएगा। ठीक है, कॉनकेव हमेशा डाइवर्जिंग बिहेव करे ये जरूरी नहीं है, और कॉन्वेक्स हमेशा कन्वर्जिंग बिहेव करे जरूरी नहीं है। अभी अभी मैंने बताया, अभी फील के साथ करेंगे कि ऐसा कैसे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, पर 99% केसेस में आपका इनका बिहेवियर यही रहता है, कॉनकेव डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। देखो अब ध्यान से, हाँ, अब लेंस फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे पूछता है कि इमेज इतना दूर है। ठीक है, चलो लेंस फॉर्मूला आगे ही पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली आपको क्या बताता है? ये आपको किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताता है। तो फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस मतलब बेसिकली आप लेंस मेकर से क्या कर सकते हैं? किसी भी लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, किसी भी। ठीक है, वो प्लेनो कॉनकेव हो, प्लेनो कॉन्वेक्स हो, कैसा भी हो, आप लेंस मेकर का यूज करके उसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? लेंस मेकर के अकॉर्डिंग क्या होता है? 1/f। ठीक है, लेंस मेकर के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका? 1/f एल। एफ एल मतलब लेंस लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ठीक है, वेयर म्यू इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ध्यान देना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, ये होता है आपका म्यू। ठीक है, अच्छा, R1 क्या है? फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 क्या है? सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, साइन के साथ आपको सॉल्व करना है, तो ये साइन के साथ आपने सॉल्व किया, ठीक, वैल्यू सारी डाली, तो आपका FL आ जाएगा। FL मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगर वो पॉजिटिव आया, इफ FL इज पॉजिटिव, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और अगर FL नेगेटिव आया तब वो किसकी तरह बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग। ठीक है, चलो एक निकाल के देखते हैं कि एक बाय कॉन्वेक्स का FL कितना आता है। ठीक है, एक बाय कॉन्वेक्स का FL देखना ध्यान से, लॉजिकली देखते हैं पहले। ये हमारे पास एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ठीक है, किस में प्लेस किया गया है इसको? एयर, और ये ग्लास का बना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? म्यू -1 बोलो,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या है आपका? एयर। ठीक है, अब मुझे बताओ म्यू माइनस वन का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि म्यू क्या है आपका? लेंस का डिवाइडेड बाय सराउंडिंग का। लेंस का कितना है? 3/2। सराउंडिंग में कौन रखा है? एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। ठीक है, तो म्यू माइनस वन पॉजिटिव। 1/r1। r1 ध्यान से देखो, क्या आप राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे? तो r1 ये, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होगा? इस साइड। सो r1 विल बी पॉजिटिव। -1/r2, r2 ये। ठीक है, तो ये, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आएगा और आप ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, तो r2 आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव r2, ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या? पॉजिटिव। तो क्या FL पूरा सॉल्व होकर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना? सो एक बाय कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है आपकी? पॉजिटिव होती है। ठीक है, रटना नहीं है, बहुत बुक में इसको कैसे किया हुआ है, इसको सोल्व कर दिया उसने। 1/r1 -1/-r2, तो प्लस प्लस लेके रीअरेंज करके FL निकाल दिया। ठीक है, तो रटना नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो। इसमें म्यू क्या है, r1 क्या है, r2 क्या है, उसके बाद वैल्यूज डाल दो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बाय कॉन्वेक्स ना हो कि ये हो प्लेनो कॉन्वेक्स, तब कैसे करोगे? तब मुझे r1 तो पक्का दिख रहा है, वो क्या होगा? इनफाइनाइट। और ये होगा आपका r2। अभी भी चेक करो, अभी भी पॉजिटिव आएगा। म्यू माइनस वन अभी भी पॉजिटिव। 1/r1, 1/∞ 0, -1/r2, r2 इस साइड, तो वो नेगेटिव 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 पॉजिटिव। सो FL आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ गया? कोई डाउट? सिमिलरली हम बाय कॉनकेव की बात करें, ये तो ये क्या होगा? r1, और इसका क्या होगा? r2। राइट डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव। अब देख के बताओ, म्यू माइनस वन अभी भी पॉजिटिव, क्योंकि म्यू है लेंस का डिवाइडेड बाय सराउंडिंग का, वो अभी भी पॉजिटिव है। 1/r1, पर इस बार देखो तो ये है ऐसा कर्व्ड सरफेस, तो सेंटर इस साइड होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी क्या आएगी? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? -1/r2, r2 ये है कर्व्ड सरफेस, तो सेंटर इस साइड आएगा, तो r2 पॉजिटिव, r1 नेगेटिव, r2 पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा? ये नेगेटिव। तो फोकल लेंथ क्या आएगी? नेगेटिव। सही है। सिमिलरली प्लेनो कॉनकेव की चेक करना, वो भी क्या आएगी आपकी? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से इंटरप्रिटेशन क्या है आपकी? अब ध्यान से सुनना। इंटरप्रिटेशन क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए F क्या है आपका? पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस के लिए F क्या है आपका? नेगेटिव। ठीक है, ये है आपकी इंटरप्रिटेशन कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर की बोला था कि जरूरी नहीं है कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग बिहेव करे, वो डाइवर्जिंग भी कर सकता है। कब करेगा यह ध्यान देना। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। जनरली हम कॉन्वेक्स लेंस को किस में प्लेस करते हैं? मतलब सराउंडिंग मीडियम क्या है? एयर, यही होता है। मतलब जो सराउंडिंग मीडियम है वो एयर होता है जनरली, और लेंस का कितना है आपका? म्यू एल। तो जनरली क्या रहता है हमारा? म्यू एस लेस देन म्यू एल। मतलब जिस मीडियम में रखा गया वो मीडियम रेयरर है आपका। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से सुनना, तब ये कैसा बिहेव करता है अगर म्यू एस लेस देन म्यू एल, जो 99% केसेस में होता है, तब ये बिहेव करता है किसकी तरह? कन्वर्जिंग की तरह। ठीक है, पर अगर ऐसा हो जाए कि हम इस कॉन्वेक्स लेंस को, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है, इसको हम एक ऐसे सराउंडिंग में रखें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एस है, ताकि म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू एल। ठीक है, वैसे जनरली किस में रखते हैं? एयर में, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होता है लेंस से। पर अगर हम इसको मान लो एक ऐसे मीडियम में रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा किससे? लेंस से। मतलब ये 3/2 होता है, तो ये मान लो 1.7 या 1.66 किसी में रख दिया। ठीक है, तब ये बिहेव करने लगेगा डाइवर्जिंग की तरह। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कि अगर रे ऐसी जा रही हैं तब तो ये कन्वर्ज करेगा ऐसे पहले केस में, पर इसमें क्या करेगा? ऐसी जा रही हैं तो ये ऐसा डाइवर्ज करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? आप लेंस मेकर से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों ऐसा। सोचो, 1/FL क्या होगा? म्यू माइनस वन, 1/r1 -1/r2। म्यू क्या है आपका?
लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सोचो क्या सराउंडिंग का बड़ा है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय सराउंडिंग का, वो छोटा हो जाएगा 1 से, तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी, ठीक। और ये टर्म तो पॉजिटिव है क्योंकि R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, समझ पा रहे हो ना सब, ये पॉजिटिव टर्म और ये वाली टर्म नेगेटिव, तो ओवरऑल एफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एफ नेगेटिव कौन से डिवाइसेस का होता है, डाइवर्जिंग का, ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली कॉनकेव का भी ऐसे ही, कॉनकेव को जनरली हम किस में रखते हैं, एयर में, ठीक है, मतलब म्यू एस लेस देन क्या होता है आपका, म्यू एल, जनरली 99% क्वेश्चंस में। तब ये किसकी तरह बिहेव करता है, डाइवर्जिंग, मतलब अगर कोई ये रे है तो ऐसा डाइवर्ज करेगा। पर फिर से अगर हम इसको रख दें किसी ऐसे मीडियम में जिसमें सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा लेंस से, मतलब डेंसर मीडियम में मैंने रख दिया, तब ये बिहेव करेगा कन्वर्जिंग की तरह। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है इस पे, तो याद रखना, ठीक है। सो नेचर ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस कैन बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डिपेंडिंग ऑन द मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड, ठीक है। मतलब इफ कन्वर्जिंग लेंस इज प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम then its behavior is diverging instead of converging, and similarly if a concave lens is placed in a denser medium, denser का मतलब पता है ना, surrounding का refractive index ज़्यादा होगा, similarly if a concave lens is placed in a denser medium then it starts behaving as a converging lens, ठीक है। अब डाइवर्जिंग से बिहेव करने लगता है कन्वर्जिंग की तरह। समझ में आ गया, तो क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला, अच्छे से समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। चल नेक्स्ट आता है इसमें लेंस फॉर्मूला। आज के लेक्चर पे क्वेश्चन कल करेंगे, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको क्या बताता है, इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा अलग है, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। v इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। अब सुनना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बोलेगा कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है, तो फोकल लेंथ का साइन समझ में आ रहा है। कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव लेना है आपको, और कॉनकेव होगा तो नेगेटिव लेना है आपको, अभी अभी बताया था, ठीक है। तो वैल्यूज डालो, सॉल्व करो। अब इसमें साइन कैसे लेने हैं आपको, f का तो पहले से ही डिसाइड हो गया, ठीक है। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ले लो, कॉनकेव है तो नेगेटिव ले लो, हमेशा याद रखना, क्योंकि 99% केसेस में आपका वही बिहेवियर रहता है। स्पेशली मेंशन कर देगा तब आपको चेंज करना है, अदरवाइज आपको वही रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा v और u का साइन कैसे लेना है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है, ठीक, वो देखिए आपने। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जब आपने देखी, उसके बाद आपको क्या करना है, वो डायरेक्शन आपको पॉजिटिव लेनी है, ले ली। वो डायरेक्शन जब आपने पॉजिटिव ली, उसके बाद सारे डिस्टेंसेस जो उस साइड होंगे वो सब आपको पॉजिटिव लेने हैं, और जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो डिस्टेंसेस आपको नेगेटिव लेने हैं, ठीक। दूसरी चीज़, कैलकुलेशन सारी की सारी कहाँ से होंगी, सारी की सारी कैलकुलेशन आपकी होंगी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो सारी कैलकुलेशन आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होंगी, तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जो डिस्टेंसेस होंगे वो आपको क्या लेने हैं, नेगेटिव, और ऑप्टिकल सेंटर के राइट में जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो आपको क्या लेने हैं, पॉजिटिव, ठीक है। कर लोगे ऐसा। चलो एक क्वेश्चन ही करते हैं इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, in a plano convex lens radius of curvature of convex surface is 10, प्लेन की तो पता ही आपको इनफाइनाइट होती है, एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 30 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन है म्यू निकालो
लेंस का कितना होगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ट्राई करो। ठीक है, लेंस का म्यू कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, चलो हो गया। चलो फटाफट करते हैं। तो क्या यूज करोगे लेंस मेकर। सो 1/f विल बी म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2। कैसा है ये, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी गई है 10। सो 1/f कॉन्वेक्स है तो f पॉजिटिव लो 30 इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 प्लेन सरफेस का इनफाइनाइट -1/r2 ऐसा है। ठीक है, तो नेगेटिव तो -10 कितना आया बोलो। 1/30 इज इक्वल टू म्यू -1 0 1/10। तो ये हो गया आपका 3। तो म्यू विल बी 1 + 1/3 दैट इज 4/3। तो ऑप्शन जो भी होगा तो 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, शीट में आपको मिल जाएंगे, उसको सोल्व कर लेना। और लेंस मेकर अच्छे से पढ़ लो, कैसे साइन लेने हैं, क्योंकि लेंस मेकर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया लेंस फॉर्मूला। अब इसी में आता है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन जैसे वहाँ पे था -v/u, यहाँ पे होता है v/u। v इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस, एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है आपका पता ही होगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कौन सी मैग्नीफिकेशन है, लेटरल। सिमिलरली लॉन्गिट्यूडनल, अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग रखा है तब क्या हो जाएगा आपका, तब हो जाएगा v²/u²। सिंपल। ठीक है, ये क्या होगा, विड्थ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। कर लोगे। चलो अब इसके क्वेश्चन बहुत बार आप कर चुके होंगे, लेंस फॉर्मूले के क्वेश्चन एकदम आसान सीधे सीधे आते हैं। चलो अब किसी भी लेंस की पावर क्या होती है, पावर ऑफ अ लेंस, ये भी आपको पता ही होगा। अगर मुझे उसकी फोकल लेंथ पता है तो मैं पावर निकाल सकता हूँ। सो पावर इज बेसिकली 1/f। ठीक है, f किस में है आपका यहाँ पे, मीटर में, पर अगर f सेंटीमीटर में तो पावर विल बी 100/f। ठीक है, तो बेसिकली पावर क्या बताती है, किसी भी डिवाइस के कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की कैपेसिटी। ठीक है, मतलब अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा पावर उसकी होगी उसका मतलब है कि उतने ही अच्छे से उसने कन्वर्ज किया। क्योंकि सोच के देखो, पावर जितनी ज़्यादा f उतना कम, और f जितना कम मतलब कन्वर्ज उसने उतना अच्छा किया है। और जिसकी पावर जितनी कम मतलब f उतना ज़्यादा मतलब उसने उतना अच्छा कन्वर्ज नहीं किया है। ठीक है, तो बेसिकली पावर ऑफ अ लेंस इट टेल्स अबाउट द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बिहेवियर या डाइवर्जिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ लेंस। जितना अच्छा कोई कन्वर्ज करेगा उतनी अच्छी उसकी पावर होगी, या जितना अच्छा कोई डाइवर्ज करेगा उतनी अच्छी उसकी पावर होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इसी में आगे देखते हैं, कटिंग ऑफ अ लेंस। कटिंग ऑफ अ लेंस, अगर हम एक लेंस को काट दे तो क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इस पर ध्यान देना। सपोज ये हमारे पास एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, f। ठीक है, हम इसको दो तरीके से काट रहे हैं, तो ध्यान देना। पहला तरीका क्या है, हम इसको काट के ऐसा किए, ठीक है, मतलब कैसा काटा है हमने, केस 1 में हमने कैसा काटा है, ऐसा अलोंग द हॉरिजॉन्ट, मतलब हॉरिजॉन्टली काटा है, मतलब सीधा बोल दे तो हॉरिजॉन्टली काटा है हमने, ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टली।
ठीक है, तो ऐसे दो पार्ट आपको दिखाई देंगे। क्वेश्चन आता है कि इन दोनों पार्ट की फोकल लेंथ बताओ क्या क्या होगी। ठीक है, तो क्या होगी अब ध्यान से सुनना। अगर ओरिजिनल की एफ है तो इसकी भी एफ ही रहेगी और इसकी भी एफ ही रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि याद करो लेंस मेकर फॉर्मूला, तो म्यू यहाँ जो था यहाँ पे भी वही है, 1/r1, ये थोड़ी चेंज हुआ है आपका। इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है ना। R2 इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही, यहाँ पे भी वही था। समझ में आ रहा है? काटने से फर्क क्या पड़ा? जब आपके जो दोनों ये अलग अलग पार्ट हुए, इन दोनों पार्ट्स के R1 और R2 वही हैं जो ओरिजिनल के थे। तो जब आप लेंस मेकर लगाओगे तो इनकी एफ वही आएगी जो ओरिजिनल की थी। ठीक है, सो याद रखना, वेन एवर अ लेंस इज कट हॉरिजॉन्टली देन द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो सवाल उठता, फर्क किस चीज पे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ये जो अलग अलग पार्ट इमेज बनाएंगे उनकी इंटेंसिटी पे। ठीक है, मतलब फोकल हॉरिजॉन्टली जब काटोगे तो क्या याद रखना आपको, फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट रिमेन्स सेम। सेकंड आपको क्या याद रखना है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ईच पार्ट गेट्स रिड्यूस्ड। मतलब उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। जितनी इंटेंसिटी पहले थी जो ये अकेला बना रहा था इमेज, उससे कम इंटेंसिटी होगी जब ये अलग अलग इमेज बनाएंगे। ठीक है, बस फोकल लेंथ आपकी क्या रहेगी, सेम, ये याद रखना। ठीक है, कैसे हमने डिसाइड किया, लेंस मेकर का फॉर्मूला ध्यान में रखो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने कैसे काटा, वर्टिकली। तो वर्टिकली काटा तो दो टुकड़े कुछ ऐसे बनेंगे आपके। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आते हैं इसके, और नीट में तो स्पेशलिस्ट सीधे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे बनेंगे दो टुकड़े, मैंने थोड़ा सा अलग करके बनाया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि दोनों की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो याद रखना, ओरिजिनल की अगर एफ है तो ये डबल हो जाएगी, इसकी भी 2f और इसकी भी 2f। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, लेंस मेकर का फिर से यूज करो। ठीक है, फिर से समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों। अब यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जैसे इसमें R1 R2 चेंज नहीं हुआ था, इसमें बिल्कुल चेंज हुआ। R1 वही है, पर ये देखो ये प्लेन हो गया। मतलब अब ये बिहेव करेंगे, ये दोनों क्या होंगे आपके, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक, डिराइव करेंगे 2f क्यों है, वैसे डिराइव करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा याद रखना है कि जब वर्टिकली काटोगे तो एक एक पार्ट की फोकल लेंथ डबल हो जाती है, f से 2f हो जाएगी। और अगर हॉरिजॉन्टली काटोगे फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी आपकी। ठीक, तो डिराइव करते हैं। मान लो ये बाय कॉन्वेक्स है, तो इसका भी r और इसका भी r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें इधर क्या होगा, इसका r होगा और इसका r होगा। ठीक, तो देखो लेंस मेकर यहाँ पे लगाते हैं सबसे पहले। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1, दैट इज 1/r माइनस 1/r2 इस साइड, तो माइनस r, तो दैट विल बी प्लस। तो 1/f आपका कितना हो गया, म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, या f कितना हो गया आपका, r अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1। ये समझ में आया क्या किया हमने? बहुत बुक में फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद करने के लिए बोला है कि बाय कॉन्वेक्स के लिए याद कर लो। ठीक है, पर जरूरी नहीं है, बस आप एक लेंस मेकर याद रखो, उससे सब कुछ अपने आप डिराइव हो जाएगा। ठीक, अब इसके लिए निकालते हैं। मान लो एक पार्ट की फोकल लेंथ एफ डैश है, तो देखते हैं एफ डैश कितना आएगा। तो 1/f डैश, म्यू माइनस 1, म्यू तो वही रहेगा, 1/r1, क्या वो r है, माइनस 1/r2, एक पार्ट के लिए r2 तो ये हो गया ना, कितना, इनफाइनाइट, प्लेन है वो। सो 1/f डैश कितना हो गया, बोलो फटाफट, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू 1/r। तो एफ डैश कितना हो गया आपका, r बाय म्यू माइनस 1। इसको डबल करो, 2f करो इसको, r बाय म्यू माइनस 1, तो एफ डैश कितना हो गया, 2। तो वही मैंने बोला था कि अगर वर्टिकली आप काटोगे तो जो अलग अलग पार्ट आपके बनेंगे सबकी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी ओरिजिनल से। प्रूफ समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, वर्टिकली जब काटोगे तो फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट बिकम्स 2f। अगर उसकी f है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी, 2f। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। तो हॉरिजॉन्टली काटा तब क्या होगा, वर्टिकली काटा तब क्या होगा, कर लोगे ना? क्वेश्चन आते हैं इसके डायरेक्ट। चलो अब आगे ध्यान से समझो।
कभी कभी आपको कुछ ऐसा भी दिया होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसका। ये एक लेंस है, आपने इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में बनाया हुआ है। एक यहाँ पे मटेरियल आपने अलग यूज किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ठीक। यहाँ पे आपने एक अलग यूज किया है मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, मतलब लेंस आपने बनाया ही ऐसे है। यहाँ पे आपने अलग यूज किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज μ3, ठीक। और यहाँ पे वापस आपने कौन सा यूज किया है, μ2 वाला या μ4, चौथा भी कोई हो सकता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी कितनी इमेज बनेंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा भी होगा। सो 3 मटेरियल से मिल के ये लेंस बना है, ऊपर μ1, फिर μ2, फिर μ3, फिर μ1, μ2 मतलब, ठीक है। μ4 भी हो सकता था। अच्छा, सवाल है कितनी इमेजेस बनेगी, तो आंसर आएगा 3। जितने मटेरियल उतनी इमेजेस आपकी बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के लिए हर पार्ट की फोकल लेंथ अलग अलग हो जाएगी, है ना। किसकी हेल्प से निकालोगे, लेंस मेकर। कैसे यूज करोगे लेंस मेकर? सपोज मुझे इस पार्ट की फोकल लेंथ निकालनी है, कितनी होगी बोलो, 1/f1, दैट विल बी μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। सिमिलरली इसकी क्या होगी, μ2 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। हर पार्ट के लिए r1 r2 तो सेम है, सही है। तो ऐसे ऐसी मुझे कितनी फोकल लेंथ मिलेंगी, क्या 3? समझ में आ रहा है? मतलब जब रे इंसिडेंट होंगी इस पे तो ये यहाँ कहीं कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ये आपका कितना होगा, f1, ठीक। और जब रे गिरेंगी इस पे और नीचे वाले पे, क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो ये कहीं कन्वर्ज करेंगी, यहाँ पे कहीं मान लो, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, f2। समझ में आ रहा है? और तीसरा ये बचा, तो ये ऐसी गिरी तो ये कहीं मान लो यहाँ कन्वर्ज किया, ठीक। तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, f3। तो जितने मटेरियल लेंस मेकर से उतने ही फोकल लेंथ आएंगे, और जितनी फोकल लेंथ मतलब उतने अलग अलग पॉइंट्स पे कन्वर्ज करेगा, तो उतनी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपका लेंस एक से ज़्यादा मटेरियल से बना है तो जितने मटेरियल से बना है उतनी फोकल लेंथ आपकी आएंगी अलग अलग, और उतनी ही इमेजेस आपकी बनेंगी। तो जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें मैंने 3 मटेरियल लिए हैं, तो इसलिए कितनी इमेजेस बनेंगी आपकी, 3। फर्क किस चीज़ पे पड़ेगा, फिर से लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब इमेज की जो इंटेंसिटी होगी उस पर आपका फर्क पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो लेंस मेकर कैसे यूज करना है, बाय कॉन्वेक्स क्या होता है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बस चैप्टर खत्म होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे भी, लेंसेज के कॉम्बिनेशन बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। कुछ ऐसा, अगर ये ऐसा दिया हुआ है, ये एक ऐसा दिया हुआ है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, क्वेश्चन से ही करते हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10। बहुत लोगों से इसमें गलती होती है, पर इससे आसान कुछ है ही नहीं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है सपोज 20, और इस पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर है सपोज 30। तो क्वेश्चन आता है कि कॉम्बिनेशन की क्या निकालो, फोकल लेंथ, ठीक है। और एक टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है, वैसे आता नहीं है जनरली, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है 20 सेंटीमीटर दूर तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ठीक। तो हमेशा याद रखना, जो लेंसेज का कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा बिहेव करता है, बिहेव एज एन इक्वलेंट लेंस। वो एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव करता है, चाहे 3 लेंसेज लगे हो एक साथ, चाहे 4 लगे हो, चाहे 5 लगे हो, इतने नहीं लगाएगा, 2 या 3 ही लगाता है। तो जितने भी लेंसेज आपस में कंबाइंड हैं तो वो सब मिल के किसकी तरह बिहेव करते हैं, वो एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। जिसकी पावर, जिसकी इक्वलेंट पावर होती है सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स, P1 + P2। ये हमेशा याद रखना। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बिहेव as an equivalent lens, a single lens whose equivalent power is given by P1 + P2, ठीक है। और इक्विवेलेंट पावर, पावर क्या होती है, सो 1/f इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विल बी 1/f1 + 1/f2, ठीक है। मतलब ये दोनों किससे रिप्लेस हो जाएंगे, एक ऐसे लेंस से रिप्लेस होंगे, ठीक है। वो कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स, वो डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आई। तो मतलब अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव आई तो कॉम्बिनेशन किससे बिहेव रिप्लेस होगा, एक कॉन्वेक्स से। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ नेगेटिव आई तब किससे रिप्लेस होगा, कॉनकेव से,
ठीक है। सो बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बिहेव एज एन इक्वलेंट लेंस हैविंग पावर इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। ठीक है, तो वो यूज करके आपको सोल्व करना है। चलो, तो सबसे पहले निकालते हैं पहले लेंस की फोकल लेंथ। दोनों ग्लास के बने हैं, 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो पहले लेंस की 1/f1 बाय कॉन्वेक्स दिख रहा है आपको? कैसे निकालोगे? लेंस मेकर का यूज करके। म्यू -1 3/2 -1 1/2 1/r1 दैट इज 10 ऐसा, -1/r2 ऐसा है उस साइड, सो -20 दैट विल बी +20। सो 1/f1 विल बी 1/2 इंटू 20 LCM दैट इज 3। तो 1/f1 आपका कितना हो गया? 3/40। इसको ऐसे रहने दो क्योंकि फाइनली मुझे 1/f1 ही लिखना है। अच्छा, अब निकालते हैं 1/f2, मतलब सेकेंड लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ। म्यू -1 3/2 -1 1/2 1/r1। अब ध्यान से देखो तो इसका r1 ये होगा, ये सेकेंड के लिए तो नेगेटिव होगा, सो -1/20 -1/r2 ऐसा पॉजिटिव 30। तो 1/f2 कितना आ गया आपका? 1/2 60 LCM -5। सो 1/f2 इज -1/24 और नेगेटिव आना ही चाहिए क्योंकि वो कॉनकेव है। ठीक, तो इक्विवेलेंट कितनी हो गई बोलो कॉम्बिनेशन की? 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 दैट इज 3/40 1/f2 दैट इज -1/24 120 LCM 9 5। तो 1/f इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 4/120। सो f इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका? 30। 30 का मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स। पॉजिटिव आया ना, है ना? मतलब ये समझ में आ गया सारा अच्छे से? मतलब क्या है? मतलब ये जो दोनों लेंसेज मैंने बनाए हैं इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बिहेव करेगा एक सिंगल लेंस की तरह, जिसका फोकल लेंथ कितना है? 30। अब तो निकाल सकते हो इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट कितना दूर दिया हुआ है? 20, है ना? तो ऑब्जेक्ट 20 दूर दिया हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी? निकाल लो। 1/v लेंस फॉर्मूला -1/u इस साइड, सो -20 इज इक्वल टू 1/f पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए। सो 1/v विल बी 1/30 -1/20। ठीक है, कितना आएगा बोलो? 60 2 -3, सो v विल बी -60। एक तरीका और है इसका, क्या? इससे इमेज बनाओ पहली, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी इससे, तो 2 बार लेंस फॉर्मूला लगाओ तब भी आंसर यही आएगा आपका। समझ में आ गया? सो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बिहेव एज an equivalent lens having power equal to sum of individual powers। तो आपको क्या यूज करना है? 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कर लोगे सॉल्व? लेंस मेकर से f1 निकालो, f2 निकालो। अब तो निकालना आ गया ना लेंस मेकर से? ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नीट में एकदम बच्चों वाले सवाल आते हैं, तब भी सब गलत करके आते हैं उसको कि हमने ऐसा लगाया हुआ है। कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है, वो भी नहीं हो पाते आधे लोगों से। ये 2 कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे हमने लगाया हुआ है और बीच के रीजन में हमने क्या डाल दिया? कोई ऑयल डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताओ। तो फॉर्मूला क्या है? पावर इक्विवेलेंट विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3। तो 1/f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/f1, वो इसका निकालो लेंस मेकर से, R1 पता होगा, R2 पता होगा, प्लस 1/f2 इसका निकालो, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, प्लस 1/f3 बीच वाला। अब बीच वाला कुछ ऐसा बिहेव करेगा, ये दिख रहा है? तो इसके लिए R1 ये हो गया, R2 ये हो गया। प्रॉपर साइन के साथ सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। सिंपल, कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन जनरली आता नहीं है उसका, तब भी मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन। क्वेश्चन से ही करते हैं। सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस। अगर मैं एक लेंस को सिल्वर कर दूं तो इमेज कैसी बनती? सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस मतलब ये हमारे पास कोई लेंस है, ठीक है, इसको हमने सिल्वर किया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब ध्यान से सुनना, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 20 और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 30। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि फाइनल इमेज बताओ कहाँ बनेगी। ठीक, तो अब ध्यान से सोचो पहले होगा क्या। सोचो क्या होगा।
तो अगर आप ध्यान से सोचे हैं तो जब भी आप सिल्वरिंग करेंगे तो सबसे पहली चीज ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट से रेज गिरेंगी किसके ऊपर, लेंस के ऊपर। ठीक, ऑब्जेक्ट से लेंस के ऊपर इमेज गिरी, लेंस ने उसको क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, बराबर। अब वो रिफ्लेक्टेड रे जो होंगी वो गिरेंगी सेकंड सरफेस पे, दिख रहा है, जिसको हमने सिल्वर किया। अब जैसी वो सेकंड सरफेस पे गिरी तो इंसिडेंट रे का काम करेंगी सेकंड सरफेस के लिए, है ना। अब जैसी वो गिरी उसके ऊपर, अब क्योंकि आपने उसको सिल्वर किया हुआ है ना, तो क्या होगा, वो रेज को वापस रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या वो वापस टकराएंगे फिर से फर्स्ट सरफेस पे, बराबर। और फर्स्ट सरफेस क्या करेगा, उनको फिर रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो वापस उसी मीडियम में आ जाएंगे जिसमें से वो गई थी, है ना। क्या हुआ फिर से समझो, ऑब्जेक्ट से रेज गिरी पहले सरफेस पे, उसने रिफ्लेक्ट किया, वो गिरी दूसरे सरफेस पे, दूसरे ने रिफ्लेक्ट किया, वो गिरी फिर वापस पहले पे, और पहले ने फिर से रिफ्लेक्ट किया और वो वापस उसी मीडियम में आ गई। तो ले दे के हमारी जो फाइनल रे है वो उसी मीडियम में आ रही है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जब भी आप किसी लेंस के एक फेस को सिल्वर करते हैं, वो प्लेनो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, वो बाय कॉन्वेक्स भी हो सकता है। अभी मैंने कौन सा लिया है, बाय कॉन्वेक्स। प्लेनो भी हो सकता था, आप प्लेन सरफेस को भी सिल्वर कर सकते थे। वो क्वेश्चन बनाने वाले का मन है उसने किसको सिल्वर किया है, पर हमेशा फंडा क्या है, क्योंकि रे वापस इसी मीडियम में आ रही है, ठीक है। सो दिस कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज अ मिरर। वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मिरर। चाहे आपने ऐसा किया है, इसको सिल्वर किया है, चाहे आपने ऐसा किया है, इसको सिल्वर किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा बिहेव करेगा आपका किसकी तरह, एक मिरर की तरह, ठीक है। चाहे वो बाय हो, चाहे वो प्लेनो हो, किसी भी साइड को आपने सिल्वर किया हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है यहाँ पे, तब वो हमेशा इमेज रिफ्लेक्ट होके वापस इसी मीडियम में आ जाती है, ठीक है। और सेम मीडियम में वापस आ रही है रेज, तो क्या होगा आपका, वो एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि मिरर में ऐसी होता है ना, टकराने के बाद उसी मीडियम में आती है। अब जिस मिरर की तरह वो बिहेव करेगा, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, अगर मुझे वो मिल जाए तो उसके बाद तो मैं मिरर फॉर्मूला यूज करके, यू मुझे पता है क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा मिरर की तरह, तो यू मुझे पता है, एफ मैं निकाल लूँ अगर, तो वी मेरा आ जाएगा। वही मुझसे पूछा है कि इमेज बताओ कहाँ बनेगी। अब वो कैसे निकालना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान से सुनना। 1/f इक्वलेंट, इक्वलेंट मतलब मिरर की फोकल लेंथ, दैट विल बी 2/fl प्लस 1/fm, 2/fl प्लस 1/fm। fl क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ आपकी क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। और fm क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। क्यों, क्योंकि ये तो मिरर की तरह बिहेव करेगा ना, तो इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी, उस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको सिल्वर किया है डिवाइडेड बाय 2। इस केस में सेकंड वाले को सिल्वर किया तो R2/2, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसा होता, आप इसको सिल्वर करते, तो एफ एम क्या होता बोलो, ये जो फॉर्मूले में आप एफ एम लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू R/2, मतलब इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन को आपने सिल्वर किया है तो R इनफाइनाइट होगा। तो जिस, सुनना ध्यान से मेरी बात, जिस फेस को आपने, जिस सरफेस को आपने सिल्वर किया है, उस सरफेस का क्या लेना है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो प्लेन भी हो सकता है, वो कॉन्वेक्स सरफेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब यूज करके आपको क्या निकालना है, एफ इक्वलेंट, ठीक। अब ध्यान से सुनना, एफ इक्वलेंट का साइन अगर पॉजिटिव आया मतलब वो कन्वर्जिंग डिवाइस होगा। यहाँ पे आपको साइन वो वाले नहीं लेने हैं जो आप मिरर में लेके आए हैं, क्योंकि मिरर में आप क्या करते थे, एफ अगर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, एफ अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव होगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे कैसा करना है, सुनना ध्यान से। अगर एफ इक्वलेंट आपका पॉजिटिव आया, थोड़ी देर के लिए वो साइन कन्वेंशन भूल जाओ, सिर्फ ये लगाते वक्त, ये टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपको वो साइन कन्वेंशन भूलने पड़ेंगे, अदरवाइज गलती होंगी हर बार। तो गलती से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको एफ एल का साइन लेना है। यहाँ पे एफ एल मतलब पूरे लेंस की फोकल लेंथ, वो लेंस मेकर से आ जाएगी, ठीक। कॉन्वेक्स है तो दिख ही रहा है, तो पॉजिटिव आएगी, वो ऑब्वियस सी बात है। एफ एम जिसको सिल्वर किया है उसकी फोकल लेंथ, दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर उस सरफेस का डिवाइड बाय 2, ये तो होता है एफ। तो ये सोल्व करके एफ इक्विवेलेंट आ गया। सपोज एफ इक्विवेलेंट पॉजिटिव आया तो वो आपको लेना है कन्वर्जिंग डिवाइस, सही। और कन्वर्जिंग डिवाइस मतलब कॉनकेव मिरर,
ठीक, ये डिसाइड करते वक्त आपको ये लेना ही पड़ेगा। और अगर एफ इक्वलेंट नेगेटिव आया तो डाइवर्जिंग लेना है आपको, मतलब कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एक बार डिसाइड हो गया। अब एक बार जब डिसाइड हो गया और एफ आपका आ गया और आपने डिसाइड कर लिया कि ये पूरा कॉम्बिनेशन कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा या कॉन्वेक्स की तरह, फिर आपको वापिस से जो आपने मिरर फॉर्मूला यूज करते वक्त एफ लिए थे वो साइन फिर से आपको लेने हैं। बस साइन कब नहीं देखने हैं आपको, जब आप ये एफ इक्वलेंट से कॉन्वेक्स या कॉनकेव नेचर डिसाइड करने जा रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यही क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालते हैं। सो 1/fl, बोलो फटाफट, म्यू माइनस 1 1/2, 1/r1 ऐसा है 1/20, -1/r2 -30। ये तो आप बहुत बार कर चुके, तो 1/2 63 to 5/60। so 1/fl विल बी 1/24। तो 2/fl चाहिए ना तुम्हें, तो दैट विल बी 1/12। 2 क्यों किया हमने, क्योंकि लेंस 2 बार यूज होगा, 2 बार रिफ्रेक्ट करेगा वो, इसलिए 2 लिया है यहाँ पे। ठीक, fm कितना है मेरा दिख रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 30 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 15 सेंटीमीटर। सो कितना आ गया बोलो, 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 2/fl, 2/fl, 2/fl अभी अभी मैंने निकाला, दैट इज 1/12 है ना। और दूसरा प्लस 1/fm, सो 1/fm क्या हो गया आपका, r/2। ठीक है, तो r/2 दैट इज 15। कर लोगे आगे सोल्व, एफ इक्वलेंट आ गया, क्या सोल्व होके पॉजिटिव आएगा। सो पॉजिटिव जब सोल्व होके आएगा तो पॉजिटिव किसके लिए आपको लेना है, कॉनकेव। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा एक कॉनकेव मिरर की तरह, जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, एफ इक्वलेंट जो आप वहां पे निकाल रहे हैं, और जिससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा 40, जो क्वेश्चन में दिया। आप क्या यूज करो, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्वलेंट। अब एफ इक्वलेंट लिखते वक्त आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार डिसाइड हो गया कि ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स है, उसके बाद जो ओरिजिनल साइन आपके थे वही आपको लेने। समझ में आ गया। तो साइन कब नहीं देखना है आपको, डिसाइड करते वक्त, नहीं तो गलती होगी बहुत ज़्यादा। कर लोगे, चलो आगे बढ़े। तो लगभग चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि लेंस में और कोई टॉपिक बचा नहीं है। हाँ, एक टॉपिक बचा है, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, उसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, आपकी नोटबुक में डिराइव भी किया होगा, मैं सीधा बता दूंगा। ठीक है, तो याद रखना उसको। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, हमारा एक स्क्रीन होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, डिस्टेंस कैपिटल डी होता है, और एक लेंस होता है आपका, कॉन्वेक्स होता है। सिर्फ ध्यान देना, ये लेंस डिस्प्लेसमेंट क्या कैलकुलेट करने का काम आता है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स, सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स। ठीक है, अच्छा, तो केस 1 में क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सपोज लेंस से u1 है, और इमेज कहाँ पे ऑब्टेन करते हैं, स्क्रीन पे। ऑब्वियसली रियल बनेगी तो स्क्रीन पे ही मिलेगी हमको, और कितने दूर मिल रही है, v1, मतलब u1 प्लस v1 आपका d के इक्वल है। ठीक, सेकंड केस में हम क्या करते हैं, इस लेंस को हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं। सपोज इनिशियली ये लेंस यहाँ पे था, दिख रहा है, अब मैंने इसको यहाँ पे डिस्प्लेस किया। ठीक, स्क्रीन अभी भी यहीं है, स्क्रीन को कहीं मूव नहीं करवा रहे, ऑब्जेक्ट अभी भी यहीं है, ऑब्जेक्ट को भी कहीं मूव नहीं करवा रहे। तो ये है सेकंड केस। ठीक, लेंस को हमने कितना डिस्प्लेस किया, लेंस को हमने डिस्प्लेस किया, ये याद रखना, x, इसलिए इसको लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम लेंस को डिस्प्लेस करवा रहे हैं। कितना डिस्प्लेस करवाए हम लेंस को, x। अब सेकंड सिचुएशन में मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, u2, ठीक, लेंस से, और स्क्रीन का कितना है, v2। u1 क्या है, distance of object from the lens in first case, u2 is distance of object from the lens in second case, v1 is distance of image, या स्क्रीन भी बोल सकते क्योंकि इमेज ऑब्वियसली वहीं ऑब्टेन हो रही है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस इन फर्स्ट केस, एंड v2 इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस इन सेकंड केस। अगर आपको डेरिवेशन आती है, नहीं आती है तो एक बार नोटबुक में देख लेना, अच्छे से करवाई है मैंने। तो आपको एक चीज़ पता होगा, u1 इज इक्वल टू v2 होता है, और v1 इज इक्वल टू u2 होता है, ये हमेशा याद रखना।
मतलब पहले केस में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा दूसरे केस में जो इमेज का डिस्टेंस है, ठीक, तभी आपकी दो इमेजेस बनेंगी। और पहले केस में जो इमेज का डिस्टेंस है वही दूसरे केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बनेगा। मतलब बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, इस लेंस को डिस्प्लेस करवा के आपको लेंस की दो ऐसी पोजीशंस मिल रही हैं, पोजीशन 1 और पोजीशन 2, जिस पे वो लेंस सेम ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसी स्क्रीन के ऊपर सेम ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, पहले लेंस ऐसा था, तब उसकी इमेज स्क्रीन पे फॉर्म की, अब लेंस को आपने डिस्प्लेस करवा दिया, एक और आपको पोजीशन मिली, ठीक है, जहां पे उसने उसी ऑब्जेक्ट की इमेज वापस से स्क्रीन पे बना दी। वो अलग बात है कि दोनों केस में अलग अलग साइज की बनेगी। ठीक है, मान लो पहले केस में I1 बन रही है, दूसरे केस में I2 बन रही है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनना, फॉर ऑब्टेनिंग टू इमेजेस, मैं क्या चाहता हूं, लेंस की दो ऐसी पोजीशन ऑब्टेन करना जिसपे दो इमेजेस मिल रही हैं सेम स्क्रीन पे। तो फॉर ऑब्टेनिंग टू इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, तो एक चीज हमेशा याद रखना, d मस्ट बी ग्रेटर देन 4f, ये हमेशा याद रखना। d मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, वो 4f से बड़ा होना ही चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये मैंने डिराइव भी करवाया था, नोटबुक देखना। ठीक, अगर सपोज d 4f के इक्वल आ गया, तब सिर्फ कितनी पोजीशन होगी लेंस की, एक ही पोजीशन होगी जिसपे इमेज बनेगी। ठीक है, और d ग्रेटर देन हुआ, जो इस केस में होता है, d 4f से बड़ा होता ही है, तब कितनी इमेज, कितनी पोजीशन लेंस की मिलती है, दो, जिसपे आपको इमेजेस मिलेंगी। c, d अगर 4f से छोटा हो गया तब कोई भी पोजीशन लेंस की नहीं होगी कि जिसपे आपको क्या मिले, रियल इमेज बने। ठीक है, मतलब अगर ये बहुत पास में है स्क्रीन और ऑब्जेक्ट, तब लेंस आप कहीं भी रख लो, आपको स्क्रीन के ऊपर इमेज मिल ही नहीं सकती। और एग्जैक्टली 4f का डिस्टेंस है दोनों में, तब एक ही पोजीशन आपको मिलेगी जिसपे आपको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। और वो पोजीशन कौन सी होगी, सोच के देखना, वो पोजीशन होगी 2f, ऑब्जेक्ट से 2f या स्क्रीन से 2f, क्योंकि 2f पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज वहीं 2f पे बनती है, सिर्फ वही सिचुएशन होगी। और 4f से ज़्यादा डिस्टेंस होगा तब आपकी दो पोजीशन होगी जो हम लेंस डिस्प्लेसमेंट से निकालते हैं। समझ में आ गया। और दोनों पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आर इंटरचेंजेबल, ये मैंने लिखवाया था, तो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, तो सॉल्व होके जो हमारा f आता है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, क्योंकि हम इससे फोकल लेंथ निकालते हैं, वो आता है d स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट, माइनस x स्क्वायर, x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस, दिख रहा है, डिवाइडेड बाय 4d, d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d, ये आपको हमेशा रखना, सीधा क्वेश्चन आएगा इसका। So focal length of convex lens will be d square minus x square divided by 4d, ये रिजल्ट है पहला। दूसरा, अगर मुझे ऑब्जेक्ट का साइज, सपोज ऑब्जेक्ट साइज हमको दिया हुआ है O और इमेज का साइज हमको दिया हुआ है I1 और I2, क्यों दो, क्यों, ऑब्जेक्ट तो एक ही है तो साइज तो वही रहेगा, पर इमेज तो दो दो बनेंगी ना, एक पहली पोजीशन पे एक दूसरी पे, है ना। तो आपको रिजल्ट क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा दैट विल बी अंडर रूट I1 इंटू I2, पहली इमेज का साइज मल्टीप्लाइड बाय दूसरी। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके IIT में भी आ चुके हैं, नीट में भी आ चुके हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था कि पहले केस में बन रही है 9 सेंटीमीटर की इमेज, दूसरे केस में 16 की, बताओ ऑब्जेक्ट का साइज कितना, तो रूट 144 मतलब 12 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्यों आया, बिल्कुल सिंपल है, पहले केस में मैग्निफिकेशन बोलो M1, बोलो बोलो M1 क्या होता है मैग्निफिकेशन लेंस का, V बाई यू, तो वो हो जाएगा V1 बाय U1। और वो कितना होता है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज मतलब H1 जो मैंने बोली है, I1 बोल लो, I1 जो मैंने बोली है डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो मैंने O बोला है। सेकंड केस में मैग्निफिकेशन, सेकंड पोजीशन में क्या होगी, इमेज डिस्टेंस दैट इज V2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज U2, बराबर, वो कितना होगा, साइज ऑफ इमेज I2 अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो O ही रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई मारो, क्या आएगा बोलो, V1 बाई U1 इंटू V2 बाई U2 दैट इज इक्वल टू I1 I2 बाय O स्क्वायर। क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इंटरचेंजेबल होता है, तो V1 U2 कैंसिल, दिख रहा है, और U1 V2 कैंसिल, तो I1 I2 किसके इक्वल हो गया, O स्क्वायर, तो O हो गया अंडर रूट I1। तो लेंस डिस्प्लेसमेंट में आपको दो रिजल्ट याद रखने हैं, क्या कि लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती है वो भी मैंने निकालना सिखा दिया, x क्या होता है वो भी देखो ध्यान से, और फिर लास्ट में आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का साइज कैसे निकालना, कि अगर हमें दोनों इमेजेस का साइज दिया हुआ है तो
ठीक है, कर लोगे सॉल्व पक्का? अब एक लास्ट टॉपिक बचता है जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा, दैट इज थिन प्रिज्म। ठीक है, पिछले में जो हमने पढ़ा था वो अच्छा खासा उसका एंगल था प्रिज्म का, अगर बहुत छोटा एंगल है तब क्या होगा, और इसी में हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नीट में 2 साल पहले क्वेश्चन आ चुका है इसका, मतलब पिछले ही साल लगभग आया था 18 या 19 में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म्स। तो इसमें एक रिजल्ट आएंगे, टेस्ट सीरीज में भी बहुत क्वेश्चन इसके आते हैं, तो वो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वो करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि अगर आपके पास लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने अभी अभी पढ़ा, ठीक है, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक इक्विवेलेंट लेंस की तरह बिहेव करता है, बराबर, जिसकी फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि अगर वो एकदम पास में नहीं है, दूर दूर रखे गए हैं, अभी तो हमने जो कॉम्बिनेशन पढ़ा था वो एकदम पास में थे, सपोज वो दूर दूर रखे गए हैं, कुछ ऐसा, वैसे जनरली क्वेश्चन आता नहीं है इसका, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक, कुछ डिस्टेंस है दोनों में, मान लो d, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है पहले लेंस से मान लो u डिस्टेंस। तो सवाल है फाइनल इमेज बताओ। तो इसके 2 तरीके हैं, और आपको पहला तरीका ही याद रखना है, दूसरा तरीका शॉर्टकट है, उसको याद मत करो, उससे गलतियां होती हैं बहुत बार। तो तरीका क्या, जो जनरल है, क्या, पहले इसकी इमेज बनाओ, भले ही थोड़ा टाइम लगे पर आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आते ही नहीं है क्वेश्चन जनरली, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो तरीका क्या है, इस लेंस की इमेज बनाओ, लेंस फॉर्मूला यूज करके, u पता है इसके लिए, इसकी f दी होगी तो v आ जाएगा। वो इमेज ध्यान से देखो, ये ऐसा आएगा, ऐसा कुछ कन्वर्ज करेगा, है ऐसे ही तो करता है। तो जब ये ऐसा कन्वर्ज करेगा तो ये कुछ इमेज बनाएगा आपकी, ठीक है। तो ये जो इमेज बनाएगा वो इमेज किसका काम करेगी, वो इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, किसके लिए, दूसरे वाले लेंस के लिए, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट का काम की दूसरे लेंस के लिए, ठीक है, तो दूसरा लेंस आपका क्या किया, दूसरा लेंस आपका इमेज बनाएगा। तो फाइनल जो इमेज बनेगी वो कौन बनाने वाला है, ऑब्वियसली दूसरा लेंस आपकी इमेज बनाने वाला है, ठीक है। तो दूसरा लेंस इमेज जब आपकी बनाएगा तो वो कहाँ बनाएगा, वो आपको निकालनी है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कर लोगे। चलो, तो कैसे करना है समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरल फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, कुछ नहीं करना। जनरल फॉर्मूला कैसे यूज़ करोगे, सबसे पहले इमेज बनाओ पहले लेंस से, क्योंकि पहले लेंस के लिए आपको क्या पता है, पहले लेंस के लिए आपको पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दूसरी चीज़ आपको पता है उसकी फोकल लेंथ, उन दोनों का यूज़ करके क्या बनाओगे, इमेज। वो जो इमेज बनाएगा वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, सेकंड के लिए एफ आपको पता है, फिर से एक बार लेंस फॉर्मूला लगाओ, फाइनल आपकी इमेज आ जाएगी, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चंस। चलो, अब अगर इसमें क्वेश्चन हम देखें जो जनरली बहुत बच्चों को नहीं होता है, वो क्वेश्चन कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दिया है और क्वेश्चन आ जाए कि ऑब्जेक्ट पे ही इमेज फाइनली बन रही है, तो उसके क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है, आपको पता भी होगा उसके क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछता है कि अगर ऑब्जेक्ट पे ही वापस इमेज बन रही है तो कैसे सोल्व करने हैं उस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं अगर मिल जाए तो। मिल गया क्वेश्चन। तो अब ध्यान से देखो, अब सीख लो ये वाला, मतलब टॉपिक क्या है, इमेज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ये एक कॉनकेव लेंस है, तीनों है, बहुत मैंने बनाने के लिए बड़ा बनाया है, ठीक है। दोनों में डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये आपका
क्या है, एक प्लेन मिरर भी रख दिया उसने। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या दी हुई है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट at a distance 50 centimeter from the convex lens। कॉन्वेक्स लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर क्या बना रहा है वो, रियल इमेज बना रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट की। ठीक। दूसरा, अ कॉन्केव लेंस इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस ऑन द इमेज साइड। इमेज इस साइड बना रहा है वो, कितना दूर बना रहा है, 50 सेंटीमीटर दूर इमेज बना रहा है, ये यहाँ कहीं 50 सेंटीमीटर दूर। ठीक है। एक कॉन्केव लेंस रखा हमने 10 सेंटीमीटर दूर, क्वेश्चन में मैंने बनाया है। ठीक है। ऑन प्लेसिंग अ प्लेन मिरर ऑन द इमेज साइड एंड फेसिंग द कॉन्केव लेंस, इट इज ऑब्जर्व दैट द फाइनल इमेज नाउ कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अच्छा, फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पे कब बनती है, ये फंडा याद रखो। फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पे तभी बनेगी जब रेज जो है वो अपना पाथ रिट्रेस करेंगी, मतलब जिस रास्ते से रेज आई थी वापिस रेज उसी रास्ते से चली जाएगी, तभी पॉसिबल है कि इमेज वापिस उसी ऑब्जेक्ट पे बने। तो हर बार एक फंडा याद रखना, इफ द इमेज इज फाउंड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ देन द रेज विल रिट्रेस देयर पाथ, जैसी आई थी वैसे ही वापिस चली जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन है कि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ बताओ। ऑप्शन है 20, 30, 40, 50। ठीक है, चलो बताओ, सोच के बताओ फटाफट कैसे करोगे। सोचो सोचो। चलो देखो अब ध्यान से, फाइनल इमेज वही बन रही है, मतलब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, सोचना बहुत गौर से। ये ऐसी रेस गिरी, कन्वर्ज किया, यहाँ पे गिरी। ठीक। अब पहले कॉनकेव, अभी कॉनकेव को भूल जाओ, गिरी यहाँ पे। अच्छा, अब सुनना बहुत ध्यान से, अगर मैं इनको पीछे लेके जाऊं, ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं क्या यहाँ पे मिलेंगी, अगर ये लेंस ना होता तो वहां मिलती। ठीक है। वही डिस्टेंस उसने कितना दिया है, 50, क्योंकि यही तो इमेज बनेगी I1। दिख रहा है, इसने जो कन्वर्ज करके बनाई वो यहीं तो मिलेंगी। तो ये इमेज किसने बनाई, कॉन्वेक्स लेंस से। वो क्वेश्चन में दी हुई है 50 सेंटीमीटर दूरी पे बन रही है, बराबर है यहाँ तक। अच्छा, अब ध्यान से सुनो कि जैसी ये रेज यहाँ पे गिरी, वो एक्चुअल में वहां मिल ही नहीं सकती क्योंकि बीच में कॉनकेव आ गया। अब कॉनकेव अपना काम करेगा, कॉनकेव क्या करेगा, इन रेज को डाइवर्ज करेगा। अब सोच के देखो, अगर ये रेज पैरेलल हो जाएं, तो पैरेलल जब ये रेज होंगी, क्या प्लेन मिरर वापस वैसे ही भेज देगा, क्योंकि रेज जब पैरेलल गिरेंगी मतलब नॉर्मल के अलोंग गिरेंगी तो रेज वापस आ जाएंगी। रेज वापस आएंगी तो क्या है, वापस ऐसे निकल जाएंगी और फिर वापस इधर जाएंगी, क्या वापस ऑब्जेक्ट पे इमेज बन जाएगी। तो इमेज ऑब्जेक्ट पे वापस तभी बनेगी जब रे अपना पाथ रिट्रेस करेगी। तो सोच के देखो कि अगर ये रे पैरेलल हो जाएं, ऐसी देखते हैं। ठीक है, अगर ये रे ऐसे पैरेलल हो जाएं, कब, कॉनकेव से डाइवर्ज होने के बाद। तो ये प्लेन पे गिरी, प्लेन ने वापस भेज दी। वापस क्यों भेजी, क्योंकि ये जस्ट नॉर्मल के लॉन्ग इंसिडेंट हुई। वापस भेजी, वापस भेजी तो क्या वापस से ऐसी चली जाएगी है, और फिर यहाँ से फिर वापस चली जाएगी, और क्या वापस से ऑब्जेक्ट पे इमेज बन जाएगी, वही हम चाहते हैं। तो मतलब बेसिकली कॉनकेव क्या करना चाहिए, ये जो रे कॉन्वेक्स से गिरी थी इसके ऊपर, ठीक है, उनको वो पैरेलल करना चाहिए। और वो पैरेलल कब करता है, सीख चुके हो, जब ये इंसिडेंट रे जो कॉनकेव पे गिरी वो उसके फोकस पे जाके मिलती हुई दिखाई देंगी। याद है, एक कॉनकेव के लिए अगर रेज कुछ ऐसी आ रही हैं और पीछे लेके जाने पर अगर वो फोकस पे मिल रही हैं तो वो उनको क्या कर देता है, पैरेलल। रे डायग्राम में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो मतलब कॉन्वेक्स जो इमेज बनाने वाला था वो अगर कॉनकेव के फोकस पे बनाए
तो कॉनकेव उन रेज को क्या कर देगा, पैरेलल, और वापस से रिट्रेस होकर इमेज वहीं बन जाएगी। सही है, तो मतलब ये इमेज कॉनकेव के फोकस पे बना रहा होगा कॉन्वेक्स। ठीक, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना दिया, 50। क्या 50 को मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस ये फोकल लेंथ हो गई एफ। एफ कितना हो गया आपका, 40 सेंटीमीटर। वही उसने पूछा था। चलो आ गया समझ, चलो आगे बढ़े। ठीक, इसके क्वेश्चन मैं शीट में दूंगा, वो सॉल्व कर लेना। लेंस में इतना ही था आपका। तो मेन क्वेश्चन जो आता है वो कॉम्बिनेशन पे आते हैं, हर साल आता है, और लेंस मेकर पे आता है, कब कौन किसकी तरह बिहेव करता है, एफ पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, कॉम्बिनेशन दिया तब कैसे सोल्व करना है, लेंस फॉर्मूला कैसे सोल्व करना है, वो सब। ठीक है, लास्ट टॉपिक है थिन प्रिज्म्स। ठीक है, प्रिज्म के लिए बताओ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, आई प्लस ई माइनस है। थिन के लिए कितना हो जाएगा, और थिन प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन आपका होता है a इंटू म्यू माइनस 1। सीधा याद रखो, a इज प्रिज्म एंगल, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म माइनस 1। ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। थिन का मतलब ये होता है आपका थिन प्रिज्म। तो इसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, a इंटू म्यू माइनस 1। ठीक है, कैसे आया, सारे एंगल बहुत छोटे छोटे ले लो, स्नेल्स लॉ यूज करो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, पहले तो हमको ये पता चल गया। दूसरा, अब ध्यान देना, एक रिलेशन आता है दैट इज कॉल्ड कोचीज रिलेशन। ठीक है, कोचीज रिलेशन क्या बोलता है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है। और कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज गिवन बाय a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, मतलब वेवलेंथ पे ऐसा डिपेंड करता है आपका, इसको कोचीज रिलेशन बोलते हैं। और भी बहुत कुछ होता है इसमें, सी बाय आगे भी होता है। ठीक है, बस बताने का मतलब क्या है कि कोचीज रिलेशन बोलता है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे फॉर एग्जांपल यार लेंस है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, और कैसा होता है, जितना ज्यादा वेवलेंथ, ए और बी तो सबके लिए कांस्टेंट होगा हर वेवलेंथ के लिए, तो जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम म्यू। समझ में आ गया। तो अगर मैं व्हाइट लाइट लेता हूं, क्या उसमें 7 कलर होते हैं, कौन कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। तो वॉयलेट से रेड जाते वक्त लैम्डा आपका क्या करता है, इंक्रीज, बराबर। लैम्डा अगर आपका इंक्रीज करेगा तो कोचीज रिलेशन से लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, लैम्डा जितना ज्यादा म्यू उतना कम। तो मतलब यहां से यहां जाते वक्त म्यू क्या करेगा आपका, डिक्रीज। मतलब अगर मैं व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करवाता हूं तो उस एक ही प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, वॉयलेट के लिए, और सबसे कम किसके लिए होगा, रेड के लिए। क्यों, वेवलेंथ जितनी ज्यादा उतना कम आपका म्यू होगा। ठीक, तो मुझे बता, म्यू सबसे ज्यादा वॉयलेट का, तो डेविएशन भी सबसे ज्यादा वही दिखाएगा, क्योंकि डेविएशन बेसिकली है क्या आपकी, a इंटू म्यू माइनस 1। सातों कलर के लिए a तो सेम ही है, प्रिज्म एंगल 1 सेम है, म्यू अलग अलग है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा v क्या लिखूंगा, a इंटू म्यू वी माइनस 1। डेल्टा r क्या लिखूंगा, a इंटू म्यू आर माइनस 1। म्यू आर सबसे छोटा होगा, तो डेल्टा r ये मिनिमम होगा आपका, और डेल्टा v ये क्या होगा, मतलब वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएशन शो करेगा और रेड कलर सबसे कम डेविएशन। ठीक है, तो यही फिनोमिना जिसमें अगर हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं किसी प्रिज्म के ऊपर, सपोज ये व्हाइट लाइट मैंने इंसिडेंट करवाई, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये अलग अलग हो जाएंगे अपने कलर्स में, ये रेड और ये वॉयलेट, और बाहर निकलते वक्त क्या होगा, ये आपका रेड, ये आपका वॉयलेट। ठीक है, तो ये ओरिजिनली ऐसी जानी चाहिए थी, रेड ऐसा निकला, तो ये होगा आपका डेल्टा आर, डेविएशन ऑफ रेड कलर, और ये होगा आपका डेल्टा वी। बीच में सारे कलर होंगे आपके, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वो सब। ठीक है, तो सबसे कम डेविएशन किसका, डेल्टा आर का, मतलब रेड का। क्यों सबसे कम डेविएशन, डेविएशन इज डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोचीज रिलेशन।
तो क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो एक ही प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा रेड के लिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम तो डेल्टा भी सबसे कम। तो रेड कलर सबसे कम डेविएट करता है, लीस्ट डेविएट, और वायलेट कलर जो है वो सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा। सो वेन एवर वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ थिन प्रिज्म देन इट कम्स आउट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स विद रेड कलर डेविएटिंग द लीस्ट एंड वायलेट कलर डेविएटिंग द मोस्ट। दिख रहा है सबको? तो वायलेट की डेविएशन कैसे निकालोगे? ए इंटू म्यू माइनस वन। म्यू क्या हो जाएगा? बस म्यू वी, वेर म्यू वी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर वायलेट कलर, वो क्वेश्चन में हमेशा देगा। और म्यू आर क्या होगा यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड कलर। आता है सबको? चलो अब इसमें कुछ चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आती है इसमें एंगुलर, मतलब नेट डेविएशन। सबसे पहली आती है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन ये है सबसे पहली टर्म। तो एंगुलर डिस्पर्जन कैसे निकालते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन बहुत बुक में डी थीटा से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। वो होगा आपका वॉयलेट की जो डेविएशन है माइनस रेड की जो डेविएशन है, वो होगी आपकी एंगुलर डेविएशन डिस्पर्जन, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्जन कितना होगा बोलो? तो एंगुलर डिस्पर्जन विल बी डेल्टा वी। डेल्टा वी इज ए इंटू म्यू वी माइनस वन माइनस डेल्टा आर इज ए इंटू म्यू आर माइनस वन। कितना हो गया बोलो? ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है। सेकंड होता है आपका नेट डेविएशन, सही है। सेकंड आपका होता है नेट डेविएशन। सोचो नेट डेविएशन कितना होगा? सब तो अलग अलग डेविएट कर रहे हैं, तो नेट हम कैसे निकाल पाएंगे इसमें? नेट तो ऐसे निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना। निकलने के बाद वॉयलेट कलर अलग डेविएट कर रहा है, रेड कलर अलग डेविएट कर रहा है, तो नेट हमसे पूछा है, तो ऐसे नेट कैसे निकालेंगे हम लोग? सोच के देखो। अगर मुझसे बोल दे कि नेट डेविएशन बताओ, वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम सोचना ध्यान से। नेट डेविएशन ऑफ वाइट लाइट, इट इज टेकन एज द डेविएशन ऑफ येलो कलर। येलो कलर जो डेविएट करेगा उसी की डेविएशन को हम नेट डेविएशन लेके सोल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि सब अलग अलग डेविएट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि नेट कितना डेविएट हुआ वाइट लाइट, नेट डेविएशन का मतलब समझ में आ रहा है? वाइट लाइट ऐसी जानी चाहिए थी, तो नेट बताओ कितना डेविएट हुआ। अब यहाँ तो रेड अलग हो रहा है, वॉयलेट अलग हो रहा है, सब अलग अलग हो रहा है, तो नेट किसकी लेनी है? जो येलो डेविएट होगा, सही है। तो नेट डेविएशन इज बेसिकली गिवन एज ए इंटू म्यू वाई माइनस वन, येलो की जो डेविएशन होगी, और येलो कितनी होगी? ए इंटू म्यू वाई माइनस वन। म्यू वाई क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर येलो कलर। ये समझ में आ गया एंगुलर डिस्पर्जन क्या, डेविएशन क्या। थर्ड टर्म आती है इसमें डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा कितना होता है एंगुलर डिस्पर्जन? ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन नेट डेविएशन ए इंटू म्यू वाई माइनस वन। कितना हो गया? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। म्यू वी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर वायलेट, फॉर रेड, फॉर येलो। कभी कभी क्वेश्चन में आपको म्यू वाई नहीं दिया है, सिर्फ ये दोनों दिए हैं, तो म्यू वाई आप दोनों का एवरेज ले लेना, म्यू वी प्लस म्यू आर बाय। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं कभी, पर अगर आ जाए तो आपको दोनों का क्या लेना है? एवरेज लेना है, ठीक है। आगे समझ में आ तक? तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस पे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस पे, तो ये ध्यान देना। चलो नेक्स्ट पढ़े, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब दो कॉम्बिनेशन आते हैं प्रिज्म के। पहला है अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, इस पे क्वेश्चन आ चुका है 1 साल पहले नीट में। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब एक थिन प्रिज्म ऐसा है और एक थिन प्रिज्म ऐसा है, ठीक। इसका एंगल है ए छोटा सा, इसका एंगल है ए डैश। इसके लिए वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वी म्यू आर, इसके लिए है म्यू वी डैश म्यू आर डैश, येलो के लिए म्यू वाई डैश, और ये म्यू वाई। समझ में आ गया यहाँ तक? अब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है
डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, मतलब डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, मतलब नेट जब बाहर निकलेगी तो कोई कलर डिस्पर्ज नहीं हो रहा है, डिस्पर्जन हो ही नहीं रहा है, पर नेट डेविएशन हो रहा है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, ये ऐसा इंसिडेंट हुई व्हाइट लाइट, ये हो गया आपका रेड, ऐसे ये हो गया आपका वॉयलेट। अब क्योंकि ये उल्टा रखा हुआ है तो ये उल्टा आपको वो कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका रेड इधर और ये हो जाएगा वॉयलेट, और फाइनली कुछ ऐसी निकलेगी। तो ऐसी जानी चाहिए थी, तो ऐसी निकली। ठीक है, तो डेविएट तो हुई पर डिस्पर्जन नहीं हुआ। ठीक है, मतलब व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई थी, व्हाइट लाइट ही बाहर निकली है, तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। ठीक है, तो डिस्पर्जन नहीं है, मतलब नेट एंगुलर डिस्पर्जन इज जीरो। तो एंगुलर डिस्पर्जन जीरो मतलब पहले की वजह से जो डिस्पर्जन है ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, उसको कैंसिल कर रहा होगा दूसरे की वजह से जो डिस्पर्जन है, ए डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। तो ये होती है कंडीशन अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की, या डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन की। सीधा क्वेश्चन आते हैं इसके, ए दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब इसमें कभी कभी ये भी पूछता है कि चलो नेट डेविएशन बताओ कितना, डेविएशन तो हो ही रही है, तो नेट कितनी होगी, पहले ने जो करवाई माइनस दूसरे ने जो करवाई। माइनस क्यों दूसरे की, क्योंकि ये उल्टा रखा हुआ है। तो पहले ने कितनी करवाई, ए इंटू म्यू वाई माइनस वन, माइनस दूसरे ने कितनी करवाई, ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस वन। सिंपल, समझ में आ गया कॉम्बिनेशन। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन हमारे सिलेबस में, दोनों पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत बार, तो सीधे फॉर्मूले आपको याद रखना। पहला है अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म, दैट इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। ठीक है, और सेकंड बोला जाता है डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, तो इसमें होता है डिस्पर्जन होता है विदाउट डेविएशन। अब आधे सोचेंगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, डिस्पर्ज हो रहा है, डेविएशन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मतलब येलो की जो डेविएशन आपकी आएगी वो जो होगी वो ओरिजिनल की लाइन में ही आएगी, मतलब नेट डेविएशन आपकी नहीं आएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा, ये सो ये ए डैश, म्यू वी म्यू आर म्यू वाई, म्यू वी डैश म्यू आर डैश म्यू वाई डैश, ये सब आपका दिया हुआ। ठीक है, अच्छा अब कैसे करेंगे, डिस्पर्जन हो रहा है, डेविएशन नहीं हो रहा है, तो मतलब नेट डेविएशन आपकी कितनी है, जीरो। नेट डेविएशन जीरो का मतलब पहले की वजह से जो डेविएशन है वो दूसरे की वजह से जो डेविएशन है उसके इक्वल होगी। सिंपल, जस्ट उल्टे रिजल्ट। तो डिस्पर्जन तो होगा, तो नेट डिस्पर्जन कितना होगा, थीटा नेट, वो होगा पहले की वजह से माइनस दूसरे की वजह से। पहले की वजह से कितना, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, और दूसरे की वजह से कितना, ए डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। ये हो गया आपका। तो दोनों एकदम ऑपोजिट चीजें, वहाँ डेविएशन हो रहा है, डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, यहाँ डिस्पर्जन हो रहा है, डेविएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, डिस्पर्जन का मतलब कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा आया, ये वॉयलेट, ये रेड, और ये अरेंज ऐसे किए गए हैं ताकि ये फिर से वॉयलेट, ये रेड, और बाद में आपको अलग अलग दिखे, वॉयलेट रेड। ठीक है, नेट पर येलो की जो होगी वो आपकी इसी लाइन में होगी, थोड़ा सा चेंज कर लेना उसको। ठीक है, चलो कर लोगे सॉल्व इसको। तो लेक्चर 3 में हमारा पूरा ये कंप्लीट हो गया, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। तो बेसिकली अब हमारा क्या बचता है, सिर्फ ऑप्टिकल डिवाइसेस। उससे क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता है। ठीक है, पर आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसकी वर्किंग वगैरह मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी 2-3 हम लेंगे क्योंकि बहुत लोगों को उसमें डाउट है। तो नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर रे ऑप्टिक्स का, उसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिवाइसेस। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्लेन और कर्व दोनों, वो अच्छे से पढ़ो और शीट्स को सॉल्व करो। ठीक है, तो बाकी कल पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।